हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 का जो साइंस था आपका वो हमने कंप्लीट कर चुका था। वहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि आपको बहुत कम पॉइंट जो है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलता था। फ्रेंड्स, क्लास 7 के जो भी साइंस के चैप्टर्स हैं वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको वो मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पादपों में पोषण अर्थात न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फ्रेंड्स, कक्षा 6 में है ना आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण के घटक होते हैं, है ना। जो भी हैं भोजन के घटक वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए क्या होता है? बहुत ही आवश्यक होता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पोषक या है ना न्यूट्रिशन जो है वो हम इसको बोलते हैं। सभी पौधों को, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, सभी जीवों को क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, है ना। केवल पादप ही जो है वो क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसके अलावा मानव या अन्य प्राणी जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर रहता है। अब यहाँ पे बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, पादपों में पोषण की विधि किस प्रकार की होती है ये हम समझते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ जो है उनके परिवेश से, है ना, उनके परिवेश में उपलब्ध होता है। पोषक पदार्थ सजीव की शारीरिक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए क्या है? वो समर्थ होता है। विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, जो पोषक होता है, न्यूट्रिशन होता है, जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए वो क्या करता है फ्रेंड्स? हमारे शारीरिक संरचना, है ना, वृद्धि, है ना, क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए क्या होता है? वो इम्पॉर्टेंट होता है ना। जितने भी जैव प्रक्रियाएं होती है उसमें हमें ऊर्जा प्रदान करता है। सभी जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो अगर पोषण के बारे में आपको कुछ भी पूछे इस तरीके का एग्जाम है कि क्या होता है पोषण, तो सजीवों के द्वारा, है ना, भोजन ग्रहण करने, जो भी नोट्स बना रहे होंगे तो यहाँ से आप नोट्स बनाना शुरू कीजिए, है ना। पहला जो पॉइंट होगा क्या होगा? पोषण के बारे में सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक है, जो भी मानव है, जो भी सजीव है ना, उसके द्वारा भोजन ग्रहण करना, लेना अंदर, है ना। भोजन को क्या करते हैं हम लोग? हाथ की सहायता से मुंह के द्वारा हम लोग अंदर लेते हैं और फिर जो है डाइजेशन के बाद जो है उसके द्वारा जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो भी है ना, उसका हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो भोजन लेना और उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो पोषण जो है दो प्रकार का होता है हमारा। वैसे पादप, है ना, पादप को क्या बोलते हैं हम लोग? स्वपोषी बोलते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव जंतु, अन्य पादप जो होता है वो क्या होता है? अन्य पादप द्वारा भोजन जो है ग्रहण किया जाता है ना। जो भी पादप भोजन बनाता है उसको हम क्या करते हैं? अन्य जंतुओं एवं पादपों के द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है। तो ऐसे पादप या फिर अन्य जीव जंतु क्या कहलाता है? विषमपोषी कहलाता है। तो आपने देखा स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है तथा जो पादपों पर, है ना, निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषमपोषी बोलते हैं। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा खनिज लवण से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बनाता है? तो ऐसा फ्रेंड्स, ऐसा संभव नहीं है ना। तो यहाँ पे जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, है ना, पादपों में खाद्य संश्लेषण के प्रक्रम को यहाँ पे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमारे घरों में जो है किचन जो है हमारा खाद्य फैक्ट्री जहाँ पे खाद्य भोजन बनता है, उसी तरीके से पादपों में जो पत्तियाँ होती है वहाँ पे भोजन बनाए जाते हैं। अतः सभी कच्ची पदार्थ पत्तियों तक पहुँचाने जाने चाहिए। जिस तरीके से आपके किचन्स में जो है इंग्रेडिएंट्स जो भी, जैसे आपको जो है इडली बनाना है तो इडली के लिए जो भी आपका है ना, उड़द दाल या फिर जो भी चावल, है ना, ये सभी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, पानी। तो आप क्या करते हैं? किचन में वो सारी चीज़ को पहले आप उपलब्ध करते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स को। उसके बाद क्या होता है? भोजन बनने की प्रक्रिया जो शुरू होती है। तो उसी प्रकार से पत्तियों में जो है ना, मृदा में उपस्थित जल और खनिज जड़ द्वारा जो है यानी मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, तो मृदा से जो है जल और खनिज को कौन ले जाता है? अवशोषित करता है? जड़। ठीक,
अब बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पत्ती तक किस प्रकार से पहुंचता है। ठीक है ना, जड़ किस प्रकार से है ना इसको जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से है ना आपके घर में कोई ना कोई तो होंगे जो कि क्या करते होंगे, जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो लाने का काम करते होंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है ना, जड़ जो है क्या होता है, तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है ना। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है ना। पत्ती की सतह पे क्या होता है, सूक्ष्म रंध्र होता है जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अपनी ओर लेता है। यहाँ पे हम इसको बाद में देखेंगे, पहले आप नीचे देखिए। ये जो रंध्र होता है द्वार कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। ऐसे छिद्रों को क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। जल तथा खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ठीक, मतलब जल और खनिज लवण को वाहिकाएं के द्वारा है ना, जो वाहिका होता है इसके द्वारा क्या किया जाता है, पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो मिट्टी से जो है जड़ के द्वारा जल और खनिज लवण को अवशोषित किया गया और वाहिकाएं जो है ना, ये क्या करता है, पत्तियों के पास पहुंचा देता है जल और खनिज लवण को। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों तक फैली होती है। ठीक है, ये जो वाहिका होता है आपका, जड़, तना, पत्ती, शाखा सभी जगह फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं सतत एक मार्ग बनाती है। पादप में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप कक्षा है ना अध्याय आप 11 में देखेंगे। तो यहीं तक है ना आप ये जान लीजिए कि जो भी वाहिकाएं होती है ना, वो जड़, तना, शाखा, पत्ती सभी तक फैली होती है ना, और इस प्रकार से सतत मार्ग बनाती है पोषकों को पहुंचाने के लिए। अब यहाँ पे पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं, है ना। ऐसा पत्तियों में क्या होता है जिसके कारण पत्तियों में ही खाना बनता है। जिस प्रकार से आपके किचन में जो है बहुत सारे ऐसे इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वहीं पे आपका खाना क्या होता है, बनता है। तो पत्तियों में क्या होता है, हरा वर्णक होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को क्या करता है, संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। तो जो भी सौर ऊर्जा है यही जो है आपका ऊर्जा का मेन स्रोत है और इसको संग्रहण करने का काम कौन करता है, पत्ती की सहायता से होता है। किसके थ्रू होता है, क्योंकि पत्ती में एक हरा वर्णक होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक है, इस ऊर्जा का उपयोग क्या करता है, इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं किस ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, इसका उपयोग जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण है ना, भोजन कैसे बनेगा, ऊर्जा की उपस्थिति से, और ये सूर्य के प्रकाश से जो है ऊर्जा मिलता है और इसके थ्रू खाद्य का संश्लेषण होता है। इसी प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है ना, भोजन जो संश्लेषित होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको ध्यान में रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश, ये सभी चीज़ जो है हमारे लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, आवश्यक होता है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। ठीक है, इस पृथ्वी पर जो है और कोई भी इस तरीके के खाद्य पदार्थ नहीं बनाता है, अपना भोजन नहीं बनाता है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियों के द्वारा जो सूर्य का जो ऊर्जा है वो क्या होता है, संग्रहित किया जाता है। तो किसके द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है, तो पत्तियों के द्वारा किया जाता है तथा पादप में खाद्य के रूप में क्या होता है, संचित रहता है। और ये जो है पादप में खाद्य की तरह संचित रहता है। अतः सभी जीवों के लिए ऊर्जा जो है ना, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो भोजन नहीं बनता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा जो है वो क्या है, चरम स्रोत है। ठीक, अब आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण नहीं होने से क्या हो जाएगा, पादप अपना भोजन नहीं बना पाएगा। और जब पादप भोजन नहीं बनाएगा तो अन्य सभी जीव, जितने भी जीव हैं, वो क्या होता है, उसको भोजन के लिए जो है पौधे पर निर्भर रहना होता है। तो यहाँ पे जीवन की कल्पना करना क्या है, इसके बिना असंभव है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल है ना, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, और पौधे में क्या होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके फलस्वरूप क्या बनता है, आपका कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में बनता है और ऑक्सीजन जो है बाहर क्या होता है, रिलीज होता है, जिसको हम लोग श्वसन में क्या करते हैं,
उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है, कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड के रूप में यानी स्टार्च के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो पूछेगा अगर एग्जाम में आपको कि स्टार्च क्या होता है ना, या इसको मंड बोलते हैं, ये क्या होता है, तो आपका क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट ही है ना। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार्च निम्नलिखित में से क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की जो पत्तियां हैं गहरी लाल, बैगनी एवं भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक, तो पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भाग जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादप जो कि बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां जो है वो सल्क और सूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने जो हैं वो क्या होते हैं, हरे होते हैं, इसलिए ऐसे पादपों के तने में है ना प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है। तो आप ये नहीं समझेंगे कि सिर्फ पत्तियों में ही जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, कुछ पौधे के जो है तना में भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि अन्य तरह के पत्तियों में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं, तो बिल्कुल होता है फ्रेंड्स, है ना। परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे और अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग के प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात उसको ढक देते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, अगर कोई पत्तियाँ हरी कलर का नहीं है, किसी और कलर की है, तो उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, वो हरा नहीं दिखाई देता है। ठीक है ना, क्या होता है, इन पत्तियों में उपस्थित लाल भूरे जो वर्णक होते हैं, है ना, वो क्या करता है, क्लोरोफिल के हरे रंग को उसको ढक देता है। ठीक, तो आप ध्यान में रखेंगे क्या कि जो भी है ना, अगर लाल, पीला, हरे रंग की जो पत्तियां होती है उसमें भी क्या होता है ना, लाल, गहरी लाल, बैगनी, भूरे रंग की पत्तियां होता है, उसमें भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। नेक्स्ट है आपका, अपनी गीली दीवारों, है ना, आपने जो है देखा होगा गीले दीवार पर, तालाब में, ठहरे हुए जलाशय में, है ना, आपको कुछ ऐसे पादप देखे होंगे आप। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। तो कुछ जीवों की वृद्धि के कारण जो है क्या होता है, शैवाल का फॉर्मेशन होता है। मतलब शैवाल एक प्रकार का क्या है, जीव है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। तो शैवाल जो है अपना भोजन कैसे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू बनाता है भोजन। ठीक है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किस प्रकार से होता है? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट तो पादप जो है किस प्रकार से बना लिया, वो आपने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और जो उसका जो हरित लवक है ना, जो आपका क्लोरोफिल है, इसके अलावा जो सूर्य के प्रकाश है ना, इन सभी की उपस्थिति में पौधे जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जो अन्न पोषण है, अन्न जो खाद्य है, उसका किस प्रकार से संश्लेषण करता है, वो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे आपको कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि कार्बोहाइड्रेट, है ना, निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट किससे नहीं बना होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक ना, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन आपका नहीं बना हुआ होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। इसका उपयोग हम लोग खाद्य के अन्य घटकों में करते हैं। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त आपका प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? अब ये सवाल है आपका। तो याद कीजिए, वायु में क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक ना, वायु में नाइट्रोजन गैस की प्रचुर मात्रा होती है, लगभग 78%, है ना। परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होता है जो कि गैसीय नाइट्रोजन को क्या करता है?
है ना, उसको उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित करके मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ जो है पादप द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी है ना, आप जानते हैं कि वायु में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, परंतु पादप इसका इसी रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होता है जो कि गैसियस नाइट्रोजन को जो है ना, उसको विलेय में कन्वर्ट कर देता है। और विलेय जो है जब विलेय में कन्वर्ट हो जाता है तो पादप के द्वारा जल के साथ इसको क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक और खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पौधों की प्रचुरता होती है ना। तो आपने देखा होगा किसान को, है ना, खेतों में खाद डालते हुए उसमें क्या होता है, आप खाद सबसे बढ़िया कौन सा होता है, NPK, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। तो यहाँ पे उसमें नाइट्रोजन क्या होता है, बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। इस प्रकार अन्य घटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की, है ना, अन्य घटकों के साथ पादपों की जो नाइट्रोजन की जो है ना, नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद के अन्य संघटक जैसे कि प्रोटीन, वसा का संश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है कार्बोहाइड्रेट तो उसके पास होता ही है ना। प्रोटीन मिल जाने के बाद मतलब आपका जो है यहाँ पे नाइट्रोजन मिल जाने के बाद वो प्रोटीन बना लेता है। इसी प्रकार से अन्य पोषक तत्व भी पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, अपने लिए बना लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। तो पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ कौन कौन सी है वो हम जान लेते हैं। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। वे पौधे कैसे जीवित रहते हैं, अब आप इमेजिन कीजिए कि वो पौधे जो कि संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, वो किस प्रकार से जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ ऐसे पादप होते हैं, है ना, जो कि पादपों पर, है ना, अन्य पादपों पर निर्मित भोजन पर निर्भर करते हैं। वे क्या कहलाते हैं, विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। मतलब ऐसे पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। आपने ध्यान से देखा होगा, है ना, वृक्ष के तने और शाखाएं से लिपटी हुई, है ना, रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना आपको दिखाई देती होगी किसी किसी पेड़ पर। ये पादप किसका होता है, अमरबेल का पौधा होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये पौधे अपने भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोपित होते हैं वह पादप क्या कहलाता है, परपोषी कहलाता है। मतलब ये जो बड़ा प्लांट्स आप देख रहे हैं, है ना, तो बड़ा प्लांट्स क्या है आपका, ये जो पेड़ आप जो हरे रंग का देख रहे हैं ये क्या है आपका परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को क्या कर रहा है, अमूल पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर यहाँ पे मेल मिलान, है ना, अगर आपको मैचिंग में पूछे तो परपोषी दे, है ना, तो परपोषी में कौन सा हो जाएगा आपका, परपोषी जिस पर ये आरोहित है। मतलब जो आपका पौधा है जिस पे आरोहित है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। क्योंकि पर मतलब दूसरे को जो पोषण करे उसको क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो पौधा ग्रीन प्लांट्स आप देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, अमरबेल के पौधों को भोजन दे रहा है ना, पोषक दे रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया परजीवी, परपोषी, है ना। और परजीवी कौन हो जाएगा आपका, परजीवी जो कि भोजन इससे ले रहा है। मतलब अमरबेल जो होगा, अमरबेल होगा वो क्या होगा, परजीवी होगा। ठीक, तो परजीवी आपका कौन है, अमरबेल है। और परपोषी कौन है, तो यहाँ पे परपोषी पादप पर क्या है, अमरबेल है। ठीक ना, तो परपोषी पौधा कौन सा है, ये जो दूसरे को क्या कर रहा है, भोजन दे रहा है, जो दूसरे को पोष रहा है उसको क्या बोलेंगे, परपोषी। तो परपोषी आपका ये बड़ा प्लांट्स हो गया, है ना। इसके ऊपर अमरबेल है जिसको क्या कर रहा है, ये पौधा पोषण दे रहा है। तो ठीक है, अमरबेल क्या हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा। और परपोषी कौन सा हो जाएगा, जो उसको पोष रहा है, मतलब जो हरा प्लांट्स है वो। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं, क्या हम और अन्य प्रकार के जो जंतु होते हैं वो भी परजीवी होते हैं, आपको इस पर विचार करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहले जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाला मच्छर, खटमल जैसे जोग जो है ये सब जीव परजीवी हैं, तो बिल्कुल हाँ हैं। क्या आपने ऐसे पादप को देखा अथवा इसके विषय में सुना जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो कि कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे पौधे हरे रंग के हो सकते हैं, हरे रंग के भी हो सकते हैं या फिर अन्य रंग के भी हो सकते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी जो घट है ना, घट के समान दिखाई देने वाली संरचना होती है ना, उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग होता है। पत्ते का शीर्ष भाग जो है घड़े के ढक्कन बनाता है और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढके रहते हैं। ठीक है, ढलके रहते हैं अर्थात अधोमुखी होते हैं। इस तरीके का जो है अधोमुखी
होता है ना। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसको जो है क्या करते हैं, अपने रोमों में उसको फंसा लेता है और इस तरह से घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप क्या कहलाते हैं, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। तो इसका आपको नाम याद रखना है कि कीटभक्षी प्लांट कौन कौन होते हैं। तो वीनस फ्लाई ट्रैप है ना, इसके अलावा सनड्यू कीटभक्षी पादप, इसके 2 अन्य उदाहरण हैं। इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर है ना, इसके बारे में आप जानकारी खुद से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू है ना, आपको 2 तरह के कीटभक्षी पादप का नाम यहाँ पे दिया गया है, सनड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, तो यहाँ पे घटपर्णी का पौधा आपने देखा इस तरीके से जो है, ये जो आप देख रहे हैं है ना, ये आपका ढक्कन नुमा इस तरीके से लीफ होता है। यहाँ पे जैसे ही कीड़ा आता है क्या करता है ना, ये घट में है ना अंदर प्रवेश कर जाता है, जैसे ही ये ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो है पाचक एंजाइम होता है जो कि पचा लेता है इसको है ना। तो यहाँ से इसको कहीं ना कहीं है ना घटपर्णी पौधे को क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन कीड़ों के द्वारा मिल रहा है। बूझो भ्रमित है, यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है। तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है फ्रेंड्स, इसको जो है वहाँ से नाइट्रोजन मिलता है। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। तो नहीं, मृदा से जो है सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, इसलिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। कीटों के भक्षण करने से इनको नाइट्रोजन युक्त पौधा जो है, नाइट्रोजन युक्त पोषण जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है आपका मृतजीवी। आपने बाजार में छत्रक है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छत्रक बोलते हैं, मशरूम को बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों तथा या छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे भी आपको दिखाई दिए होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे कहाँ से प्राप्त करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादप के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है ना। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन नहीं कर सकते, मतलब इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है। तो किस प्रकार से मशरूम जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका छत्रक का पैकेट है इस तरीके से और सड़ी गली चीज़ पर ये उगा हुआ है छत्रक है ना, जिसको मशरूम बोल रहे हैं। तो ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर के इसको जल में भिगो दीजिए, इसे नम और उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन तक आप रखिए है ना। उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचना ना बन जाए। ये धब्बे किस रंग के, और इसके बाद आप क्या कीजिए, जो भी आपका संरचना बना उसको आवर्धक लेंस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप अवलोकन कीजिए। तो आप वहाँ पे पाएंगे एक जीव जिसको बोलते हैं कवक या फंजाई जिसको बोला जाता है। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है ना। क्या होगा, वहाँ पे फंजाई उगाएगा, कवक उग जाएगा। तो पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेयी रूप में परिवर्तित कर देता है। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो कवक किस प्रकार से भोजन करता है, ये जो है मृत या विघटनकारी जो सड़ने गड़ने वाली चीज़ वस्तुएं हैं उसकी सतह पर कुछ पाचक रस को स्राव करती है। ठीक है, तथा विलेय के रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक ना, पाचक रस श्राप करने के बाद विलेय के रूप में उसको क्या कर देता है, भोजन को परिवर्तित कर देता है और इस प्रकार से उसको भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको हम बोलते हैं मृतजीवी पोषण। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। तो मशरूम जो है आपका क्या करता है, इसी तरीके से पोषण को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको नोट करना है कि जो जीव मृत और विघटनकारी है ना, जो जीव क्या करता है, मृत मतलब पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है, उसको हम बोलते हैं मृतजीवी जंतु है ना। और ऐसे जिसमें कि इस तरीके का होता है उसको हम इस तरीके का पोषण, इसको हम बोलते हैं मृतजीवी पोषण। अब कवक या फंजाई जिसको बोल रहे हैं अचार, चमड़े है ना, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। आपने देखा होगा है ना, कोई भी जो है आप वर्षा ऋतु में अगर भीग गया कोई आपका स्लीपर वगैरह, तो वहाँ पे आप देखे होंगे सड़ गया होगा वो, तो वहाँ पे कवक के द्वारा जो है उसको नष्ट कर दिया जाता है। तो कवक की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं जो है कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट हो जाता है एवं अनुपयोगी हो जाता है। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा। तो यहाँ पे पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते उन्हें विशेष अवसरों पर पहनती थी है ना, विशेष अवसर पर पहनते थी। वर्षा ऋतु के कारण जो है क्या हुआ, कवक के कारण खराब हो गया। वह जानती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट होता है। ठीक, तो सामान्यतः
कवक के बीजाणु जो है वायु में उपस्थित होता है। कवक के बीजाणु कहाँ होता है? वायु में उपस्थित होता है। जब एक किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठता है जो नम अथवा उष्ण होता है तो वे अंकुरित होकर के नए कवक को जन्म देता है। और क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार से बचा सकते हैं? तो अगर आपको बचाना है तो नम एवं उष्ण स्थान पर अपनी वस्तुओं को नहीं रखें। ठीक, बूझों को याद है कि उसके दादाजी बताए थे कि एक बार उनकी गेहूं के फसल कवक के द्वारा नष्ट हो गई, तो बचाना चाहता है कि क्या कवक रोग भी उत्पन्न करता है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, कवक के द्वारा रोग भी उत्पन्न होते हैं। पहेली ने बताया कि ईस्ट एवं छत्रक, है ना, ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादप जंतुओं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ कवक का उपयोग जो है किस में किया जाता है? जो आपका उपयोगी होता है ना, ईस्ट और छत्रक जैसे। इसके अलावा जो है कुछ कवक जो है पादपों में, जंतुओं में और मनुष्यों में क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है, और कुछ औषधि के रूप में भी आपका यूज़ होता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ जीव जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषण जो है एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसको हम बोलते हैं सहजीवी संबंध या सहजीवी पौधे। वैसे पौधे को बोलते हैं सहजीवी पौधा और जंतुओं को बोलते हैं सहजीवी जंतु। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं और अपना जो है आवास और पोषण क्या करता है? एक बदले में आवास देता है, दूसरा उसके बदले में उसको पोषण प्रदान करता है। जैसे उदाहरण स्वरूप कवक वृक्ष की जड़ों में रहता है। कवक कहाँ रहता है? वृक्ष की जड़ों में रहता है, और वृक्ष जो है कवक को पोषण प्रदान करता है, बदले में उन्हें जल और पोषकों के अवशोषण में सहायता करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये आपका क्या है? वृक्ष है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका वृक्ष है, और वृक्ष में क्या रह रहा है? आपका कवक रह रहा है। तो कवक जो है वृक्ष की जड़ों में रहता है। वृक्ष कवक को क्या करता है? ये चूंकि अपना भोजन बना लेगा तो क्या करेगा? ये अपना भोजन बना करके क्या करेगा? कवक को प्रदान करता है, बदले में उन्हें जल और पोषकों के अवशोषण में क्या करता है? ये कवक जो है जड़ को क्या करता है? जल और पोषकों की अवशोषण में क्या करता है? ये हेल्प करता है, क्योंकि ये जड़ों में स्थित होता है। वृक्ष के लिए इस संबंध के लिए का विशेष महत्व है। नेक्स्ट यहाँ पे लाइकेन, है ना, ये भी आपका सहजीवी का एग्जाम्पल है। लाइकेन इसमें एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। तो आपको क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, लाइकेन में क्या क्या होता है? तो लाइकेन जो है शैवाल और कवक, है ना। शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसमें जो है क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में नहीं होता है। ठीक, कवक शैवाल को क्या करता है? रहने के लिए स्थान, इसको जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो ये क्या करता है? आवास जो है शैवाल को रहने के लिए देता है, और बदले में शैवाल क्या करता है? आवास, जल, पोषक तत्व उपलब्ध करता है ना। आवास, जल और पोषक तत्व जो है वो जो है इसका उपलब्ध कराता है, और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषित करता है भोजन, और उसको क्या करता है? कवक को भी देता है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान में रखेंगे, शैवाल और कवक, शैवाल के पास प्रकाश संश्लेषण, है ना, होने के लिए यहाँ पे जो है क्लोरोफिल होता है, इसे करता है। ये नहीं करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये शैवाल को क्या करता है? आवास, जल और पोषक जो है वो प्रदान करता है, पोषक तत्व, कच्चे सामग्रियाँ जो है प्रदान करता है, और बदले में शैवाल जो है इसको भोजन बना करके क्या करता है? वो देता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार की होती है ना। अब मृदा से जो है पोषक तत्व पौधे क्या करते हैं? ले लेते हैं, फिर से उस पर पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है, अब इसको हम जानते हैं। क्या आपने किसानों को खेतों में और माली को बगीचे में लॉन तथा गमलों में खाद और उर्वरक डालते देखा होगा? आपने देखा होगा कि जो भी है उसमें क्या डाला जाता है? खेतों में खाद डाला जाता है। और आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। पादप क्या करता है? मिट्टी से जो है खनिज पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है, अतः मृदा में इनकी मात्रा जो है लगातार कम होती जाती है। उर्वरक और खाद में क्या होता है? नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, है ना। पादप द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा जो है धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इसीलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादप को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु पादप उसका उपयोग जो है करने में असमर्थ होते हैं। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। पौधे नाइट्रोजन का विलेय रूप में अवशोषित करता है, ठीक है। पौधे जो है नाइट्रोजन को विलेय रूप में अवशोषित करता है जड़ से, है ना। जो भी
तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जैसे राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों के जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने देखा है ना कि धीरे धीरे क्या हो जाता है, खेतों में कमी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा खेतों में हम क्या करते हैं, जब फसल की कटाई हो जाती है तो हम यहाँ पे चना, मूंग, मटर, अन्य फलीदार पौधों को लगाते हैं। इससे क्या होता है, इसकी पौधे में क्या होती है, राइजोबियम नामक जीवाणु होता है और ये क्या करता है, ये खुद से भोजन नहीं बना पाता है ना। तो क्या करता है, राइजोबियम जो है पौधों को क्या करता है, प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन, है ना, विलेय रूप में, क्योंकि राइजोबियम जो है क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में परिवर्तित कर देता है, जिसका उपयोग पौधे अपने भोजन बनाने में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अधिकतर दालें फलीदार पादपों से जो है वो प्राप्त होता है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, पादप क्या करता है, राइजोबियम जीवाणु को आवास देता है रहने के लिए और खाद्य पदार्थ, मतलब राइजोबियम जीवाणु जो है कहाँ पे रहते हैं, पौधे की जड़ों में रहते हैं और इस तरह से पौधे की जड़ें में रह करके खाद्य पदार्थ भी उसको मिल जाता है, अतः उनमें सहजीवी का संबंध है। तो राइजोबियम जीवाणु और पादप के बीच में क्या संबंध है, आपका सहजीवी का संबंध है। इस संबंध का किसान के लिए विशेष महत्व होता है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी और मृतजीवी, है ना, परजीवी और मृतजीवी दूसरे पादपों के पोषण जो है प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहता है, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? तो कीटभक्षी पौधे जो होते हैं क्या होते हैं, आंशिक विषमपोषी होते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक सारांश देख लेते हैं फ्रेंड्स। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि, शरीर के रख रखाव के लिए, है ना, तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आपको ध्यान में रखना है कि खाद्य की हमें हम सबों की ज़रूरत होता है, जिसका उपयोग हम लोग वृद्धि में, है ना, शरीर के रख रखाव के लिए हम लोगों को आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए उपयोग होता है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा क्या करता है, अपना खाद्य संश्लेषित कर लेता है। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। तो किसका किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण का उपयोग कर करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश क्या है, अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के क्या हैं, उत्पाद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रासायनिक पदार्थ है ना, प्रकाश संश्लेषण के मतलब एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की आवश्यक सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का क्या होता है, संचयन किया जाता है। मतलब सौर ऊर्जा को जो है संचित किया जाता है क्लोरोफिल की सहायता से। किसकी सहायता से, पत्तियों में सौर ऊर्जा का संचयन होता है, तो क्लोरोफिल की सहायता से होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है ना, मतलब प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या बनता है, आपका ऑक्सीजन मुक्त होता है, रिलीज होता है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उसकी उत्तरजीविका के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कवक अपना पोषण मृत और अपघटित जैव पदार्थों से करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। तो कवक जो है क्या करता है, अपना भोजन मृत और अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मृतजीवी बोलते हैं। अमरबेल जैसे पादप क्या हैं, परजीवी हैं। ठीक है, ये परजीवी हैं और वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, जो अमरबेल का जो प्लांट है वो इस तरीके से इसमें जो है आपका क्या होता है, इस तरीके से लपेटा हुआ होता है और इस तरीके से जो है अमरबेल पौधा को हम लोग परजीवी बोलते हैं। और परपोषी प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जहाँ पे अमरबेल जो है इस तरीके से लपेटा हुआ होता है। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः वे क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। तो कुछ ऐसे पादप हैं जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर करता है, जैसे कि अमरबेल का पौधा दूसरे पादप पर निर्भर करते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमपोषी बोलते हैं। और हम लोग भी क्या हैं, पादप पे निर्भर करते हैं, इसलिए हम लोग भी विषमपोषी कहलाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 1 फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, है ना, चैप्टर 2 के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए और चैनल पे बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।